हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आता है, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक देखा था अंडरलाइन तक। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आउटलाइन बॉर्डर। इसका क्या यूज होता है, तो जितनी भी सेल्स आप सिलेक्ट करेंगे उसकी बॉर्डर्स यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मैं बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट करूंगा तो जितना आपने सिलेक्ट करा था उसकी बॉटम में एक बॉर्डर बन जाएगी, उसके नीचे एक बॉर्डर बन जाएगी। अगर मैं इसी की जगह टॉप लेता हूं तो सिलेक्शन एरिया के टॉप हिस्से में यहाँ पर एक बॉर्डर बन जाएगी। ये बन चुकी है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर बनेगी ऑल बॉर्डर्स, तो ये सभी सेल्स में बॉर्डर बना देगा। आपको लगता है आउटसाइड बॉर्डर, तो बीच की सारी बॉर्डर्स हटाएगा वो। बीच की सारी बॉर्डर्स हटा के आउटलाइन पर बॉर्डर दे देगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर शेडिंग। ये क्या करेगा, तो जितना आपने सिलेक्ट कर रखा है उस सभी पर ये कलर दे देगा, सभी सेल्स को कलर कर देगा। आपने सिंगल सेल सिलेक्ट करी है उसको कलर दे देगा। ये बहुत लोगों को ज़रूरत होती है इसकी, क्योंकि उनके डेटा अलग अलग अपने कलर के हिसाब से दिखाना होता है, जिससे उसकी कैटेगराइजेशन बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है फॉन्ट कलर। ये लिखे हुए का कलर चेंज करेगा। जो भी आपको कलर रखना है, मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ इसका ताकि दिखेगा अच्छे से। जो आपको कलर अच्छा लगता है वो रख लेना यहाँ पर आप फॉन्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है अलाइनिंग। अलाइनमेंट यहाँ पर जो होता है, वर्ड में हमने 3 अलाइनमेंट देखे थे। वर्ड में 3 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा अलाइनमेंट मिलते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। अब बहुत लोग इसको अप्लाई तो करते हैं बट उन्हें कोई अंतर ऐसा खास दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना एरिया है ही नहीं कि वो एडजस्ट हो पाए। या तो टेक्स्ट छिपा देगा या फिर ढंग से दिखाएगा ही नहीं। बट ये कैसे अप्लाई होंगे, तो पहले आपको इस सेल का एरिया बड़ा करना होगा। मैं साइज छोटी कर देता हूँ पहले। इस सेल का एरिया कैसे बड़ा करेंगे, तो ए और बी के बीच में जो लाइन है इसे हम फिर से यहाँ से ड्रैग करके खींच लेंगे, 1 और 2 का भी खींच लेंगे। अब आप देखेंगे एरिया इसका बहुत बड़ा हो गया है। अब हमारा टेक्स्ट कहाँ जमा हुआ है, तो टॉप में लेफ्ट पर। यहाँ पर वही अलाइनमेंट सिलेक्ट है। अगर मुझे मिडिल में लाना है यहाँ पर सेंटर में, तो मैंने जैसे सेंटर सिलेक्ट करा तो ये यहाँ लेफ्ट से सेंटर में आ गया। अब मुझे नीचे लाना है यहाँ बीच में लाना है, तो मैं यहाँ से मिडिल लूंगा, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो मिडिल में आ जाएगा। ऐसे ही दो बची हुई 2 अलाइनमेंट है वो भी ऐसे ही काम करेगी। इसलिए आपको इसका साइज थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा ताकि आपको एक डिफरेंस दिख पाए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या करता है, तो ये बेसिकली फैंसी हेडिंग्स देने के काम में आता है। थोड़ी फैंसी अगर हेडिंग देना हो आपको तो उसके लिए काम में आता है। मैं यहाँ पर एक ही वर्ड लिख देता हूँ केवल। मान लीजिए ABC लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा तिरछा करना है तो मैं यहाँ से ओरिएंटेशन ले सकता हूँ। इस पर क्लिक करा तो वो ABC थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, झुक गया है थोड़ा। अगर आपको इसको फिर से सीधा करना है तो उसी ऑप्शन पर एक और बार क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आपको इतना नहीं झुकाना है जितना ये ऑप्शन झुका रहा है। ऐसे अलग अलग ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपको ऐसा नहीं करना है इसको, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट। यहाँ पर जाकर इसमें एक आपको साइड में एक डिग्री वाला एक डिवाइस दिखेगा। इसमें आप जितना डिग्री उसको मोड़ना चाहते हैं उतना डिग्री ले सकते हैं। मैं कम डिग्री कर देता हूँ 15 डिग्री और ओके। वो कितना टिल्ट हुआ है, केवल 15 डिग्री टिल्ट हुआ है। फिर से सीधा करना है तो इसी ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर 0 कर देंगे। 0 से वो पूरा स्ट्रेट वापस हो जाता है। अगला आता है इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। वर्ड में हमने इंडेंट पढ़ा था। इंडेंट क्या करते हैं, तो इंडेंट किसी भी एरिया की मार्जिन को सेट करते हैं, उस एरिया में कहाँ तक लिखाएगा। तो यहाँ पर सेल जो है हमारी, उसका इंडेंट क्या है, उसका इंडेंट यहाँ है, मतलब शुरू से लिखा रहा है ओवरऑल। तो कहने का मतलब है उसका इंडेंट आपको बिल्कुल कोने में लेफ्ट साइड झुका हुआ है, यहाँ पर जरा सी भी जगह खाली नहीं है। आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे मतलब उसका मार्जिन बड़ा करेंगे। मार्जिन वो एरिया होता है जहां हम नहीं लिख पाते हैं, उसके दूसरी तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मार्जिन को बढ़ाऊंगा
तो मेरा ABC जो है यहाँ पर थोड़ा राइट साइड में मूव हो रहा है। इतना ध्यान रखना है, ये स्पेस नहीं छूट रहा है, ये एडिटेबल एरिया नहीं छूट रहा है, ये इंडेंट आगे बढ़ रहा है। मींस ए के लेफ्ट साइड में आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, ये स्पेस नहीं है, ये मार्जिन है ये। ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क है। आपका ए का लेफ्ट साइड का एरिया एडिटेबल नहीं है, वो इंडेंट को यानी कि मार्जिन को खसका रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को कह सकते हैं, आपके लिखने के स्टार्टिंग पॉइंट को वो मूव कर रहा है। आप लिखेंगे तो अभी भी एक ही जगह से ही, बट वो थोड़ा बीच में आ गया है। अब आपको फिर से घटाना है तो डिक्रीज इंडेंट कर देंगे। आप चाहते तो ए के आगे स्पेस देकर भी उसे मूव कर सकते थे, बट ये जो एरिया अभी छूटा है यहाँ पर, ये एडिटेबल एरिया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी, क्योंकि वो यहाँ फॉर्मूला बार में भी छूट गया है। लेकिन जैसे ही मैंने डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट से करा था ऑप्शन को, तो आप देखेंगे यहाँ तो मूव हो रहा है, फॉर्मूला बार में मूव नहीं हो रहा है, मतलब ये एरिया एडिटेबल नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मार्जिन है ये। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है रैप टेक्स्ट। बहुत काम की चीज़ है रैप टेक्स्ट, इसलिए क्योंकि हम इसमें जब भी इसका मान लीजिए हमारे पास कोई 2-3 वर्ड होते हैं जो एक सेल में नहीं आ पाते हैं। मान लीजिए जैसे ये हैं, ये 4 शब्द हैं, 4 वर्ड्स, बट ये एक सेल में नहीं आ पा रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो एक ही सेल में दिखाना है इनको, तो क्या करें? तो हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट कर देंगे। वो सेल को राइट की जगह पर एक तरह से नीचे की तरफ बढ़ा देगा, ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ा देगा विड्थ की बजाय। तो अब वो एक ही सेल में दिखाएगा और आपका टेक्स्ट छिपेगा भी नहीं। उसकी लंबाई बढ़ेगी नो डाउट, बट अब टेक्स्ट हाइड नहीं हो रहा है। आप चाहें तो इसको बड़ा कर दीजिए, रैप टेक्स्ट अपने आप टेक्स्ट को अरेंज कर देगा। इसको बीच में रख लेंगे तो सबसे अच्छा दिखेगा। ये अब हेडिंग टाइप यहाँ पर काम बन जाएगा आपका। आप जो नॉर्मली देखते हैं टेबल्स में हेडिंग जो बीचों बीच में होती है और अपने आप अरेंज होती है, वो इसी से की जाती है, रैप टेक्स्ट से। नेक्स्ट आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज मीन्स होता है किसी चीज को मिलाना, विलय करना। तो यहाँ पर मैं 2 सेल या ज्यादा सेल ले लेता हूँ, इनको थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको दिखेगा अच्छे से। मान लीजिए मैंने इतनी सेल ये यहाँ पर ले ली है, सिलेक्ट कर ली है। इनमें से 2 सेल या 3 सेल सिलेक्ट करता हूँ बीच की, और इनको मैं करता हूँ मर्ज। मर्ज से क्या होगा, तो मर्ज से ये 2 या 3 सेल मिलकर एक सिंगल सेल बना देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ बीच की लाइंस हट गई है, मतलब वो जो 3 सेल थी उन्होंने मिलकर एक बड़ी सेल बना दी है। ये भी नॉर्मल सेल की तरह ही काम करेगी, लेकिन ये 3 सेल की मिली हुई बनी है, इसीलिए इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। आप चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं। इसका एक अच्छा यूज बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, अब आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पर आगे जगह नहीं है। मान लीजिए यहाँ भी आगे भी डेटा लिखा हुआ है, तो आप इसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप ये 2 सेल सिलेक्ट करेंगे और इन्हें कर देंगे मर्ज। अब क्या हुआ, तो ये माई नेम इज ABC, अब ये एक सेल में लिखा हुआ है। अभी तक हम ए और बी को अलग अलग सिलेक्ट कर पा रहे थे, बट अब ये अलग सिलेक्ट नहीं होगी, अब ये सिंगल सेल बन चुकी है। तो इसीलिए अब यही श्रिंक या एक्सपेंड होगी, पूरी दोनों सेल मिलकर A1 और B1 दोनों मिलकर एक सेल बन गई और इसका नाम हो गया है A1। वो B1 भी इसी में मर्ज हो गया और A1 रहेगा। जो स्टार्टिंग की सेल रहती है वही नाम उसका अपने आप डलता है। आपको लगता है मर्ज एंड सेंटर की जगह मर्ज अक्रॉस करना चाहते हैं। मर्ज अक्रॉस क्या होता है वो भी हम थोड़ा बॉर्डर के हिसाब से देख लेते हैं। मर्ज अक्रॉस क्या करता है, तो आपकी जो रफ कॉपीज रहती है या फिर जो नॉर्मल नोटबुक रहती है उसमें आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है, लेकिन अगर मैथ्स की बुक हुई तो दोनों रहती, जैसे यहाँ पर एक्सेल में शीट बनी हुई है ऐसे हमारी मैथ्स की बुक रहती है। बट हमारी जो नॉर्मल नोटबुक रहती है उसमें केवल हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है, आड़ी लाइन है। तो अगर आपको वो चाहिए यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस। वो केवल आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन दे देगा। अब ये एक पूरी सेल बन गई है लंबी, उसके नीचे की सेल ऐसे वो, मतलब कहने का मतलब है कॉलम की लाइन सारी हटा देगा और केवल रो की लाइंस रहेंगी। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर डेटा का टाइप या फिर नंबर फॉर्मेट। ये क्या करता है, तो ये आपके लिखे हुए डेटा का अलग अलग टाइप से उसको चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 45, तो 45 अभी नॉर्मल फॉर्म में लिखा है इसलिए जनरल है। यहाँ पर आप चाहेंगे तो इसको नंबर में ले सकते हैं। नंबर में क्या लिखा हुआ आएगा, 45.00 है, तो अभी भी वो 45 ही, बट वो नंबर के रूप में पॉइंट के बाद 00 लगा दिया उसने ताकि वो नंबर के रूप में डिनोट हो। ऐसे ही यहाँ पर करेंसी के रूप में देंगे तो करेंसी के लिए उसके आगे डॉलर आ गया है और पॉइंट के बाद में 2 0 लग गए हैं, क्योंकि करेंसी में हमेशा पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक आप जाते हैं, डेसिमल में 2 प्लेसेस तक जाते हैं। अकाउंटिंग सेम काम करेगा, बस थोड़ा सा स्पेस छोड़ देगा, उसके अलावा कुछ अलग काम नहीं होगा उसमें। डेट, अगर आपने यहाँ पर कुछ लिख रखा हो छोटा, अभी तो मैंने 45 लिख रखा, मान लीजिए मैंने लिखा 17, तो 17 को वो डेट के रूप में बना देगा। बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, 1900। यहाँ पर ये अमेरिकन फॉर्मेट की डेट है। 17 जो है 17 वो तारीख है, पहला महीना है, और 1900 जो हमने लिख रखा है वो उसका ईयर है, साल है। ये क्या करता है, तो मैं इसको बता देता हूँ। ये अपने आप डेट के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए काम में आता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 5-4-2020, जैसे मैं एंटर करूंगा वो अपने आप क्या कर देगा, स्लैश लगा देगा। मैंने डैश में डाले थे लेकिन उसने अपने आप उसको डेट फॉर्मेट में यहाँ पर अपने आप डेट फॉर्मेट में चेंज कर दिया। फिर से बता देता हूँ करके, 5-4-2020, मैं जैसे ही एंटर करूंगा वो अपने आप उसको डेट बना देगा और बीच में स्लैश भी लगा देगा। ये अमेरिकन फॉर्मेट है, इसलिए यहाँ पर 4 जो है, 4 जो है वो डेट है, 5 जो है वो मंथ है और 2020 ईयर है। ऐसे ही और भी यहाँ पर चीजें आती है, और भी नंबर फॉर्मेट डेटा टाइप आते हैं। लॉन्ग डेट विथ डे नेम और मंथ नेम, वो यहाँ पर डेट बताएगा। काम दोनों का सेम है बट थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। ऐसे टाइम भी आता है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर नीचे रहती हैं। परसेंटेज आपको स्पेशली ध्यान देना होता है, ये क्लास में भी मैं बताता हूँ परसेंटेज यहाँ पर क्या होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि एक्सेल का एक रूल होता है कि जब भी अगर आपने परसेंट का सिंबल लगाया है तो उसके साथ 2 0 आते हैं। जैसे मैंने लिखा 45, अब मैं इसके आगे यदि अगर मैं परसेंट लगाना चाहूँगा तो इसकी एक दिक्कत क्या रहेगी, ये 45% नहीं है, ये है 0.45%। क्यों? क्योंकि अगर जिसने मैथ्स ध्यान से देखी होगी, पढ़ी होगी, उसे पता होगा परसेंट का सिंबल असल में 1/100 होता है। 1/100 को आप परसेंट लिखते हो। तो मान लीजिए अगर मैंने परसेंट का सिंबल यहाँ से रिमूव करा तो वो क्या देकर जाएगा, मुझे 1/100 देकर जाएगा। तो 45 इंटू 1/100 मीन्स 45/100, और उसका आंसर क्या होता है, 0.45। मैथ्स में ये बेसिक अपनी मैथ्स रहती है परसेंटेज की। तो यहाँ पर आपको 45% बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 4500। अब ये 45% के रूप में कार्य करेगा और जो आपका आंसर 45% के हिसाब से आना चाहिए वो ये ला कर देगा आपको। इसलिए इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका आंसर पॉइंट में चला जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा क्या गलत कर दिया हमने। तो अभी के लेक्चर में इतना देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से बता देंगे, ये भी सेम है वैसे, जो आपने ऊपर देखा है वही ये ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।